हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है कि आपके टीआरई के एग्ज़ाम में चाहे टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, सभी में आपके जो है कि प्रश्न एनसीईआरटी बुक्स से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग फ्रेंड्स आज साइंस की प्रैक्टिस नंबर 1 करेंगे, जिसमें फ्रेंड्स आपको डेली 15 प्रश्न मिला करेगा। और ये जो है कि आपका देखिए प्रैक्टिस हम लोग कैसे करते हैं, तो ये आपका जो है कि प्रश्न है और ये आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक्स से जहाँ से प्रश्न बनाया गया है उस चीज़ को फ्रेंड्स यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। ठीक है, ताकि जो है कि एक स्टेप आगे की जानकारी और जो है कि एक स्टेप पीछे की जानकारी आपको मिल सके। जैसे ये आपका प्रश्न है और ये प्रश्न आपका जो है कि जहाँ से बनाया गया है डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक्स से जो है कि आपको हाईलाइट किया गया है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आप जो है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हम लोग प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है कि आपका पहला प्रश्न क्या है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए सभी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं, जो है कि ये आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिए पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। क्या फ्रेंड्स मूलरोम के द्वारा या रंध्र के द्वारा या पर्ण शिराएँ के द्वारा या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स पादप में जो है कि ये आपका रंध्र के द्वारा जो है कि प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी आपका राइट आंसर है। क्या है, रंध्र है। ठीक है, रंध्र जो है कि पादप का वह भाग है जो प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये प्रश्न देखिए आपके क्लास 6 के एनसीईआरटी साइंस से बनाया गया है। देखिए प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। देखिए पतिया पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। देखिए पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। और यहाँ पे देखिएगा अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुँचने चाहिए। और यहाँ पे देखिएगा मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। और यहाँ पे देखिएगा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। और देखिए पत्ती की सतह पर स्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को जो है कि रंध्र कहते हैं। ठीक है, तो जो है कि गैसों का आदान प्रदान जो है कि इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। तो जो है कि यही से आपका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी था, रंध्र। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा जो है कि ये आपका जो है कि अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका है यहाँ से दूसरा प्रश्न, वसा का पूर्ण रूप से पाचन किस अंग में होता है। यानी कि ये प्रश्न आपका जो है कि टीआरई के एग्जाम में पूछा गया था। वसा का पूर्ण रूप से पाचन किस अंग में होता है। क्या आमाशय में होता है या बृहदांत्र में होता है या क्षुद्रांत्र में होता है या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स ये जितने भी प्रश्न आप जो है कि एमसीक्यूज में देखेंगे, ये प्रश्न जो है कि इधर उधर से नहीं है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो है कि प्रश्न उठाया गया है। और जो है कि ये जो है कि खुद जो है कि टाइप करके एमसीक्यूज बनाया गया है। ठीक है, देखिए वसा का पूर्ण रूप से पाचन किस अंग में होता है, तो वसा का जो है कि पूर्ण रूप से पाचन ये क्षुद्रांत्र में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसको अगर देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए यहाँ से देखिए क्षुद्रांत्र है। और सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए क्षुद्रांत्र लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। और यहाँ पे आपका जो है कि यहाँ से आपको जो है कि देखने का प्रयास करिए। देखिए यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण की ओर अवस्थित होती है। और देखिए यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे पित्ताशय
बोलते हैं, ठीक है। और देखिए पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यही प्रश्न आपका जो है कि बना था, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत्र के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्र रस जो है कि पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। तो पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पर होता है, तो क्षुद्रांत्र में होता है। यहीं से आपका प्रश्न बनाया गया था, ठीक है। और फ्रेंड्स लास्ट में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि टोटल आपके 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। ताकि फ्रेंड्स और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो अगला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है। तो देखिए जल का जो है कि अवशोषण ये मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है, ये प्रश्न आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जल का अवशोषण फ्रेंड्स ये जो है कि आपका बृहदांत्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए बृहदांत्र, देखिए क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र। तो क्षुद्रांत में जो है कि हमारी पाचन क्रिया पूर्ण होती है, और बृहदांत्र क्या है, तो देखिए बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। और जो है कि बृहदांत्र कितना मीटर लंबा होता है, तो ये जो है कि 7.5, ठीक है। और ये क्षुद्रांत, तो ये जो क्षुद्रांत कितना होता है, तो 7.5 होता है। और ये बृहदांत्र कितना होता है, तो 1.5 मीटर लंबी होती है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना। तो यही प्रश्न बन रहा था कि जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है, तो ये होता है बृहदांत्र के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बचा हुआ अपचय पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है, ठीक है। तो यहीं से ये प्रश्न आपका जो है कि बनाया गया था। और यहाँ से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी कि फ्रेंड्स देखिएगा जल धारण क्षमता सबसे अधिक किस में होती है, क्या बलुई मृदा में, या दुमिटी मृदा में, या मृणमय मृदा में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो है कि 4 का राइट आंसर क्या है, तो 4 का फ्रेंड्स राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। क्योंकि आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है कि दुमटी मृदा और मृणमय मृदा इन दोनों की जो है कि जल धारण जो है कि क्षमता सबसे अधिक होती है। और जो है कि इसमें बलुई मिट्टी की भी जल धारण क्षमता सबसे अधिक नहीं होती है, क्योंकि बलुई मिट्टी में आप देखे होंगे जो है कि पानी बहुत ही जल्द गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका नहीं है, और आपका बी और सी राइट आंसर है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको देखने का प्रयास करिएगा तो आपके साइंस के क्लास 6 के एनसीईआरटी में ये आपका जो है कि दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए मृदा और फसलें, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मृणमय और दुमिटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है, ठीक है। तो यहीं से ये एग्जैक्ट प्रश्न आपका बनाया गया था, और यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो देखिए एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन प्रश्न बन रहे हैं। और यहाँ से देखिएगा यहाँ से अगला प्रश्न क्या है, तिलचट्टे के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके, यानी कि तिलचट्टे के शरीर में जो है कि वायु जो है कि कहाँ से प्रवेश करती है, या तिलचट्टा किसके कहाँ से सांस लेता है, ये जो है कि पूछा जा रहा है। तो देखिए तिलचट्टे के शरीर में क्या फेफड़े के द्वारा वायु प्रवेश करती है, या त्वचा के द्वारा, या श्वास रंध्रों के द्वारा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स तिलचट्टे के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके जो है कि श्वास रंध्रों के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तिलचट्टे के जो है कि शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उन्हीं के द्वारा जो है कि वो सांस लेता है या वायु प्रवेश करती है। अब इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए कॉकरोच देखिए कॉकरोच के शरीर में पार्श्व भाग में, देखिए कॉकरोच के शरीर में पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं, ठीक है।
तो कॉकरोच में जो है कि श्वास रंध्रों के द्वारा वायु प्रवेश होती है। यहाँ से प्रश्न आपका बनाया गया था और यहाँ से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए पादपों में जल का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो ये मैं क्लास 10th की NCERT ज्योग्राफी को जब पढ़ाया था तो उसमें फ्रेंड्स आपको बताया था कि पादपों में जल का परिवहन ये जो है कि जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके क्लास 7th की NCERT से बनाया गया है। ठीक है, तो पादपों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा आपके बुक्स में तो देखिए जल और खनिजों का परिवहन, देखिए मूलरोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ से उपस्थित होते हैं और यहाँ से देखिएगा, देखिए पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वहिकाएं होती हैं। देखिए वहिकाएं विशेष कोशिकाओं से बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती है। देखिए ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है और यहाँ से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में संवहन ऊतक होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे जाइलम कहते हैं। तो यहीं से आपका जो है कि प्रश्न बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। ठीक है, और देखिए भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो फ्लोएम या पोषवाह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अगला प्रश्न, पादपों में परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, यानी कि पेड़ पौधों में जो है कि परिपक्व होने पर अंडाशय जो होता है ये किस में बदल जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत ही ये चर्चित प्रश्न है आपका NCERT का। तो देखिए पादपों में परिपक्व होने पर अंडाशय जो है कि फल के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए फल और बीज का विकास, देखिए निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। देखिए परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका बनाया गया था और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ब्रायोफिलम अपने किस भाग द्वारा जनन करता है, यानी कि ये जो ब्रायोफिलम होता है ये अपने किस भाग द्वारा जनन करता है। तो देखिए ये पादपों से संबंधित है और ब्रायोफिलम जो होता है ये अपने जो है कि ये अपने पत्ती द्वारा जनन करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से देखिए ब्रायोफिलम यानी कि पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे गर्त में कलिकाएं होती हैं। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका मुकुल या नए पादप को जन्म देती है। ठीक है, तो ये ब्रायोफिलम है और ये जो है कि पत्ती के द्वारा क्या करता है, ये जनन करता है। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण क्या है। देखिए कुछ पादपों की जड़ें मूल भी नए पादपों को जन्म देती है, उदाहरण के लिए शकरकंद हो गया और डहेलिया हो गया। ठीक है, तो ये इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए फ्रेंड्स विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स होता है जिसे हम लोग सूखा रोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए ये आपके NCERT बुक्स में दिया गया है, विटामिन्स और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ विकार या रोग। अब बात करेंगे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है क्षीणता या दृष्टिहीनता। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग और विटामिन सी की कमी से होता है आपका स्कर्वी रोग और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। ठीक है, और यहाँ पे कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हड्डी कमज़ोर हो जाएगी और आपका जो है कि दांत जो है कि झड़ने लगते हैं। और आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो घेंघा रोग होता है। और जो है कि लौह की कमी से क्या होता है, अरक्तता या कमजोरी होती है। ठीक है, तो ये आपका महत्वपूर्ण है। और यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो देखिए निम्न में से कौन सा प्रति जैविक है।
देखिए फ्रेंड्स, प्रतिजैविक हिंदी है, इसको अगर इंग्लिश में जानने का प्रयास करेंगे तो एंटीबायोटिक बोला जाता है। आपने सुना होगा जो है कि डॉक्टर बोलते हैं कि इनको जो है कि एंटीबायोटिक कोई दे देते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक का मतलब फ्रेंड्स आपका जो है कि हर तरह से काम जो है कि काम करता है। और यहाँ पे निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो यहाँ पे क्या सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिजैविक है, या ईस्ट या स्ट्रेप्टोमाइसिन, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये आपका जो है कि एक एंटीबायोटिक दवा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिजैविक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले लुई पास्चर जो है कि लुई पास्चर ने किण्वन की खोज कब की थी? 1857 में की थी। ये आपका क्लास जो है कि 8th की एनसीईआरटी साइंस है, ठीक है। और यहाँ से इसको देखने का प्रयास करिएगा। देखिए, सूक्ष्म जीवों औषधि उपयोग। तो देखिए यहाँ से, जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। देखिए, इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है, इसीलिए इसीलिए जो है कि इसको एंटीबायोटिक बोला जाता है। देखिए, अथवा उनकी वृद्धि को रोक देता है। इस प्रकार की औषधि को क्या बोलते हैं? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए, आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। देखिए, ये आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, और टेट्रासाइक्लिन हो गया, और यहाँ से एरिथ्रोमाइसिन हो गया। सामान्य रूप से क्या है उपयोग की जाने वाली ये एंटीबायोटिक या प्रति जैविक ये दवाएं हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और ये एरिथ्रोमाइसिन, तो ये आप तीनों याद रखिएगा, ये एंटीबायोटिक दवाएं हैं। और यहाँ से निम्नलिखित में से किस नेप्थलीन की गोलियां प्राप्त की जाती हैं? यानी कि निम्नलिखित में से किस से, यहाँ से जो है कि मिस्टेक हो गया है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किससे नेप्थलीन की गोलियां प्राप्त की जाती हैं? क्या कोक से, या कोलतार से, या पेट्रोलियम से, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो नेप्थलीन की गोलियां होती हैं ये आपका किससे प्राप्त होती हैं? तो ये आपका जो है कि कोलतार से प्राप्त की जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी आपका जो है कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ से आपके TRE 2.0 PRT में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए, कोक सबसे पहले यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। और देखिए, कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। और प्रश्न TRE 2.0 में पूछा गया था कि धातुओं के निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है? तो कोक का उपयोग किया जाता है। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है। और यहाँ से देखिए, कोलतार, देखिए यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, मिश्रण होता है लगभग 200 पदार्थों का। और देखिए, कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण चीज़ जहाँ से प्रश्न आपका मैं बनाया था, रोचक तथ्य यह है कि माथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेप्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त होती हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपका बनाया गया था, ठीक है। और देखिए, आजकल की पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग होता है। तो ये बिटुमेन आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और यहाँ से देखिए आगे, प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? यानी कि आपको अभी नीचे पता चलेगा कि गैस जो है कि ये ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब फ्रेंड्स यही होता है जो है कि बेसिक तौर पे कि जो है कि पर्यावरण का ताप जो है कि बढ़ता है, जिससे गर्मी और उमस बढ़ती है, और जो है कि इससे पर्यावरण को जो है कि हानि होती है।
इससे जो है कि अनेकों जो है कि रोग होते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? क्या ऑक्सीजन गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, या नाइट्रोजन गैस, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये जो है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। जब जो है कि फ्रेंड्स आपके पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, तो ये जो है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। और यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी था। और यहाँ से देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए, अधिकांश ईंधन के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और देखिए, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा, जब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा हो जाएगी, तो ये संभवतः जो है कि विश्व उष्णन या इसको ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से देखिएगा, पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। देखिए, अन्य बातों के साथ साथ इससे हिमनद पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ने लगता है और तटीय क्षेत्र जो है कि बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाएं। तो ये जो है कि बहुत ही खतरनाक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ना। इसीलिए फ्रेंड्स आपको जो है कि बहुत से पेड़ पौधे लगाने की जो है कि सुझाव दिया जाता है, और इस पे सरकार भी काम कर रही है। ठीक है, और आपको भी जो है कि पेड़ लगाना चाहिए, आप अपने लिए और फ्रेंड्स आपके जो है कि पर्यावरण के लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये है फ्रेंड्स कि एक ट्रेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। तो ट्रेडपोल का मतलब ये है फ्रेंड्स, ये मेढक के जन्म से लेकर जो है कि बढ़ने की प्रक्रिया तक का एक क्रम है, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि एक ट्रेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। तो यह फ्रेंड्स आपका जो है कि क्या निषेचन के द्वारा, या कायांतरण के द्वारा, या मुलूकन के द्वारा, या जो है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स, एक ट्रेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह कायांतरण के द्वारा विकसित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स, तो देखिए ये आपके क्लास 8th की एनसीईआरटी साइंस में क्या दिया गया है, कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। अब देखिए, ये यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। मेढक के जीवन चक्र के विषय में तो पढ़ ही चुके होंगे। देखिए, ट्रेडपोल को वयस्क मेढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। देखिए, लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? कायांतरण बोलते हैं। और यहाँ से प्रश्न फ्रेंड्स 100% आपका बनेगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। और देखिए, मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन इसका जो है कि नियमन करता है। और देखिए, थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से आपके 6 to 8 में प्रश्न बना था, तो यहीं से मैं एक और प्रश्न आपका बना दिया हूँ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो देखिए फ्रेंड्स, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2, 8 और 7 होता है। ठीक है, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लोरीन का जो है कि Cl होता है, और यहाँ से इसका जो है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका जो है कि 2 होता है, 8 होता है और 7 होता है। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए, ये आपका क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस से जो है कि ये मैं प्रश्न को बनाया हूँ। और यहाँ से देखिए, यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि विभिन्न शैलों में इलेक्ट्रॉन के वितरण के साथ साथ पहले 18 तत्वों के परमाणुओं का संयोजन। तो यहाँ से ये किसी का भी पूछ सकता है, ये आप जो है कि इसको याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए, ये सबसे पहले इसमें मूल जितने भी हैं, देखिए इलेक्ट्रॉनों का वितरण। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन का जो है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो 2 और 5 होता है। और ये देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है। ये आपका जो है कि PYQs यहाँ से प्रीवियस ईयर में टीआरई के एग्जाम में 6 to 8 में प्रश्न पूछा था। ठीक है, और यहाँ से मैं किसका बनाया हूँ?
तो यहाँ से मैं फ्रेंड्स आपका क्लोरीन का बनाया हूँ। देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसमें सभी महत्वपूर्ण हैं, किसी का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ये महत्वपूर्ण है और ये जो है कि फ्रेंड्स बेसिक प्रश्न है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है कि कन्फ्यूजन रहता है, अचानक से एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो इसमें अगर आप याद नहीं है तो आप जो है कि इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, तो सोचा कि इसमें इसको डाल दिया जाए, रिवीजन हो जाए आपका। देखिए उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता फ्रेंड्स आपकी धनात्मक होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए लेंस की क्षमता, सबसे पहले फ्रेंड्स इसको मैं जूम करता हूँ और देखिए लेंस की क्षमता। देखिए किसी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। देखिए उदाहरण के लिए कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को बड़े कोण से मोड़कर उन्हें प्रकाशिक केंद्र के निकट फोकसित कर देता है। देखिए इसी प्रकार कम फोकस दूरी का एक अवतल लेंस अधिक फोकस दूरी के लेंस की अपेक्षा प्रकाश किरणों को अधिक अपसरित करता है। देखिए किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है और यहाँ से ये महत्वपूर्ण है। देखिए इसे पी से जो है कि दर्शाया जाता है और देखिए लेंस की क्षमता एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। और यहाँ से जो है कि ये देखिए फोकस दूरी बराबर क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी बराबर क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर आपको जो है कि फोकस दूरी दे दिया जाए तो यहाँ से आप जो है कि यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ये जो है कि आप P निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए यदि F को मीटर में व्यक्त करें तो क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार एक डायोप्टर उस लेंथ की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर अथवा एक जो है कि यहाँ से कितना होता है, एक डायोप्टर बराबर कितना होता है, 1 जो है कि 1 m/-1 होता है, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं। देखिए उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता आपकी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता जो है कि ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो इसमें जो फिजिक्स के सवाल जब आते हैं तो अगर आपका जो है कि आंसर, अगर आपका जो है कि क्या है आंसर, आपका जो है कि धन प्लस में आए तो वो उत्तल लेंस होगा और जो है कि माइनस में आए तो वो क्या होगा, अवतल लेंस होगा, ठीक है। और यहाँ से ये फ्रेंड्स आपकी जो है कि प्रैक्टिस सेट जो है कि यहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है। ये आपको डेली क्लास मिला करेगी और इसमें हम लोग साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये फ्रेंड्स 15 प्रश्न मैं जो है कि क्लास 6 से लेकर 10 तक की NCERT साइंस से बनाया था, ठीक है। तो देखिए आपको 15 प्रश्नों को हम जो है कि 6 हो गया, 7 हो गया और यहाँ से आपका 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। इन 5 बुक्स से जो है कि आपको 15 प्रश्न मिल रहे हैं और उधर में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो उधर हम लोग चैप्टर वाइज MCQs और थ्योरी कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है और आज के क्लास में आपके टोटल 15 में से कितने प्रश्न सही हुए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।